हेलो फ्रेंड्स, हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे। और आइए इसी कड़ी में आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रातीबी कारखानों के अंतर्गत नहीं आता था। हमने इससे पहले बात की थी कि विद्वान थे, इतिहासकार थे अफीफ, जिन्होंने राजकीय कारखानों को दो भागों में विभाजित किया था, एक तो रातीबी और एक गैर रातीबी। रातीबी जो कारखाने होते थे उनका वार्षिक अनुदान निश्चित होता था और इसमें कार्य करने वाले लोगों को निश्चित वेतन प्राप्त होता था, जबकि गैर रातीबी कारखानों का अनुदान निश्चित नहीं होता था और इसमें कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भी अनिश्चित होता था। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रातीबी कारखानों के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता है पूछा गया है। पहले एक बार इनको देखिए, ये हैं क्या। जमादार खाना, जमादार खाना की बात करें तो ये वस्त्रों से संबंधित है। ये जो कारखाना है ये वस्त्रों से संबंधित है। वस्त्रों से संबंधित कौन सा कारखाना? जमादार। उसके बाद है पायगा खाना। उसके बाद कौन सा है? पायगा खाना। ये अश्वशाला से संबंधित है, यानी घोड़े से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? अश्वशाला से संबंधित है। सुतुर खाना ये ऊँटों से संबंधित है। ये सुतुर खाना ये किससे संबंधित है? ऊँट से। और आबादार खाना ये वस्त्रों से संबंधित है। आबादार खाना, इसका संबंध किससे है? जल से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? जल संबंध। यानी चार खाने लिखे हुए हैं, चार कारखाने लिखे हुए हैं। जमादार खाना ये वस्त्रों से संबंधित था। पायगाह खाना ये अश्वशाला से संबंधित था। सुतुर खाना ऊँटों से संबंधित। और आबादार खाना ये जल से संबंधित था, जल संबंधी कारखाना था। अब इसमें पूछा गया कि कौन सा रातीबी में नहीं आता है, तो ये नहीं आता था, ये रातीबी में नहीं आता था, ये गैर रातीबी में आता था। तो उत्तर तो हमारा हो जाएगा ए। लेकिन अगर हम रातीबी कारखानों की बात करें, इसमें भी यानी इस प्रकार के कारखानों में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारखाना कौन सा होता था? इनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारखाना कौन सा होता था? पायगा है। तो पायगा का अर्थ क्या हुआ? घोड़ों से संबंधित, यानी अश्वशाला से संबंधित। ध्यान रखना है। तो जमादार खाना ये गैर रातीबी कारखाने का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा रातीबी कारखानों के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें कौन सा रातीबी कारखानों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहले इनका अर्थ जान लेते हैं एक बार। पहला नाम है आपके सामने रिकाब खाना। ये घोड़े की जीन से संबंधित था। घोड़े की जीन, घोड़े की जीन और भोजन से संबंधित। घोड़े की जीन और भोजन से संबंधित रिकाब खाना। पील खाना, नाम से ही पता चल रहा है ये हाथियों से संबंधित है। पील खाना ये हाथियों से संबंधित है। एक है सग खाना। सग खाना सग खाना कुत्तों से संबंधित था, कुत्ते रखने से संबंधित था। और एक है सैया खाना। सैया खाना की यदि हम बात करें, ये सोने से संबंधित नहीं है। यानी सैया खाना की हम बात करें, सैया खाना सोने से संबंधित नहीं था। सैया खाना प्रकाश की व्यवस्था से संबंधित था। प्रकाश की व्यवस्था करना, यानी रोशनी, प्रकाश की व्यवस्था से संबंधित। तो इनमें पूछा गया कि कौन सा रातीबी कारखानों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा रातीबी कारखानों के अंतर्गत नहीं आता है? तो एक तो है सैया खाना। ये जो सैया खाना है ये आपके रातीबी में आता है।
सग खाना, ये कुत्तों से संबंधित है, ये भी किस में आता है, रात्रिबी में। पील खाना यानी हाथियों से संबंधित है, ये भी किस में आता है आपका, रात्रिबी में। तो रिकाब खाना ध्यान रखना है, जो रिकाब खाना था ये आपके गैर रात्रिबी से संबंधित था। रिकाब खाना ये गैर रात्रिबी से संबंधित था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रिकाब खाना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी असत्य पूछा गया, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शाही कारखाने का महानिदेशक मुतसर्रिफ होता था, सही बात है। सल्तनत काल की बात करें अपन, सल्तनत काल में शाही कारखाने का महानिदेशक मुतसर्रिफ कहलाता था। फिरोज तुगलक के समय ख्वाजा अबुल हसन प्रधान मुतसर्रिफ था। फिरोज तुगलक के समय ख्वाजा अबुल हसन प्रधान मुतसर्रिफ, तो मुतसर्रिफ कौन हो गया, कारखानों का महानिदेशक। गैसुद्दीन तुगलक ने शाही कारखानों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया, ये गलत है, क्योंकि शाही कारखानों के विकास की ओर विशेष ध्यान देने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। और अगला ऑप्शन है, शीत ऋतु के परिधान सिकंदरिया से आयात किए हुए कपड़ों से बनाए जाते, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो शाही कारखानों का महानिदेशक मुतसर्रिफ कहलाता था। फिरोज तुगलक के समय ख्वाजा अबुल हसन प्रधान मुतसर्रिफ था। गयासुद्दीन तुगलक ने शाही कारखानों के विकास की ओर, शाही कारखानों के विकास की ओर विशेष, ये नहीं आएगा, इसमें आएगा फिरोज शाह तुगलक। और शीत ऋतु के जो परिधान बनते थे सल्तनत काल में, वो कहाँ से आयात किए हुए कपड़ों से बनाए जाते थे, सिकंदरिया से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योतिश्वर ने अपने ग्रंथ, एक विद्वान है, विद्वान का नाम क्या है, ज्योतिश्वर। तो ज्योतिश्वर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर, ग्रंथ का नाम क्या है, वर्ण रत्नाकर में कितने प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है। ये सल्तनत काल की बात कर रहे हैं अपन। ज्योतिश्वर नामक विद्वान है, इन्होंने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में कितने प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है, तो 20 प्रकार के वस्त्रों का। इसका सही जवाब क्या होगा, 20। तो इसने 20 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में कमीना, महीन, किरपास और सलावटी क्या थे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना है। दिल्ली सल्तनत काल में कमीना, महीन, किरपास और सलावटी दासों के प्रकार थे, वस्त्रों के प्रकार थे, लौह ऐस के प्रकार थे, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वस्त्रों के प्रकार। तो दिल्ली सल्तनत काल में कमीना, महीन, किरपास और सलावटी वस्त्रों के प्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में आबेरवा, शबनम और गंगाजल, आबेरवा, शबनम और गंगाजल ये सूती वस्त्र के प्रकार थे, रेशमी वस्त्र के प्रकार थे, मखमल के प्रकार थे और कपास के प्रकार थे। आबेरवा, शबनम और गंगाजल, आबेरवा, शबनम और गंगाजल ये मखमल के प्रकार थे, ध्यान रखेंगे। ये दिल्ली सल्तनत में किसके प्रकार थे, मखमल के प्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में कौन सा क्षेत्र रेशम के कीड़े पालने के लिए प्रसिद्ध था। सल्तनत काल में कौन सा क्षेत्र है जो रेशम के कीड़े पालने के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही जवाब होगा बंगाल। रेशम के कीड़े पालने के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था, बंगाल। अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात और बंगाल ये दोनों कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। कागज उद्योग सल्तनत काल में, देखो रेशम के कीड़े कहाँ पाले जा रहे हैं, बंगाल में। तो उत्तर तो ए सही हो जाएगा। अगर हम इनकी बात करें, इन ऑप्शंस की बात करें, तो बंगाल और गुजरात दोनों कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। सुलेख मंडी की बात करें तो ये लोहे के लिए प्रसिद्ध था, सुलेख मंडी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। सियालकोट और एक जगह आती है आपके मेवाड़, सियालकोट और मेवाड़ ये दोनों तोड़दार बंदूकें बनाने के लिए प्रसिद्ध थे।
तोड़दार बंदूक बनाने के लिए कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध थे? सियालकोट और मेवाड़। सुलेख मंडी लोहा उत्पादन के लिए। बंगाल गुजरात कागज उद्योग के लिए। और अगर हम रेशम के कीड़ों की बात करें, रेशम की कीड़े पालने के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? बंगाल। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बर्तनों पर सोने चांदी की सुंदर जड़ावट, ये जड़ावट है, सल्तनत काल में बर्तनों पर सोने चांदी की सुंदर जड़ावट, जड़ावट के लिए प्रसिद्ध स्थान था। सोने चांदी की सुंदर जड़ावट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? बीदर, अहमदाबाद, मुल्तान और कश्मीर। तो इसका सही जवाब तो होगा बीदर। सही जवाब क्या है? बीदर। अगर हम अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद का पटोला वस्त्र प्रसिद्ध था। अहमदाबाद का पटोला वस्त्र। और ये जो पटोला वस्त्र होता था, ये आपके कौन कौन सी जगह पर भेजा जाता था? फिलीपींस, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा। फिलीपींस, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा, यहाँ तक ये कपड़ा भेजा जाता था। अहमदाबाद का पटोला वस्त्र प्रसिद्ध था। मुल्तान की यदि हम बात करें, मुल्तान और दिल्ली, मुल्तान के साथ साथ दूसरा स्थान कौन सा है? दिल्ली। ये हाथी दांत के कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। हाथी दांत का कार्य कहाँ होता था? मुल्तान। और यदि कश्मीर की बात करें, कश्मीर यानी लकड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। काष्ठ उद्योग। कश्मीर लकड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीदर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में, अगला क्वेश्चन है, भारत में चरखा का लिखित उल्लेख, चरखे का लिखित उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? भारत में चरखे का लिखित उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? तो पुस्तक का नाम है फुतू उस सलातीन। पुस्तक का नाम क्या है? फुतू है उस सलातीन। ये किताब है 1350 ईस्वी की। और इसके लेखक कौन हैं? इसामी। लेखक कौन है इसके? इसामी। तो ध्यान रखना है, भारत में चरखे का लिखित उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? पुस्तक का नाम पूछे तो फुतूह उस सलातीन। अगर सदी पूछे तो 1350 का अर्थ हुआ 14वीं सदी, 14वीं सदी। और विद्वान का नाम पूछे तो इसामी। तो सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार। अब इसमें डैश 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 कर रखा है, यानी इतिहासकार का नाम पूछा गया है यहाँ। प्रसिद्ध इतिहासकार का मानना है कि भारत में तुर्कों द्वारा 12वीं सदी में चरखा लाया गया, लेकिन उसका प्रचलन 14वीं शताब्दी में हुआ। किस विद्वान का ये मानना है? तो ये विद्वान हो जाएंगे इरफान हबीब। विद्वान का नाम क्या है? इरफान हबीब। इरफान हबीब ने क्या बताया कि भारत में तुर्कों के द्वारा 12वीं सदी में चरखा लाया गया था, लेकिन चरखे का जो प्रचलन है वो कौन सी शताब्दी में होता है? 14वीं शताब्दी में। तो ये मानने वाले कौन थे? इरफान हबीब थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें उद्योग और उद्योगों से संबंधित स्थानों का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सल्तनत काल की बात कर रहे हैं अपन। सल्तनत काल, सल्तनत काल में उद्योग और उनसे संबंधित स्थानों को के बारे में पूछा गया है। बंगाल और गुजरात कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे, ये सही बात है। कागज उद्योग के लिए बंगाल और गुजरात प्रसिद्ध थे। लोहे उद्योग के लिए सुलेख मंडी, ये बात भी सही है। लोहे के उद्योग के लिए सुलेख मंडी के साथ साथ ग्वालियर, जैसे अगर हम और बात करें, ग्वालियर, अजमेर, कालिंजर,
कालिंजर, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तोड़दार बंदूकें सियालकोट और मेवाड़ से तैयार की जाती थी। तोड़दार बंदूकें सियालकोट व मेवाड़ में तैयार की जाती थी। चीनी उद्योग दिल्ली और मुल्तान, अभी हमने चर्चा की थी, दिल्ली और मुल्तान तो हाथी दांत के कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। हाथी दांत के कार्य, तो इसका ऑप्शन चीनी जो उद्योग है वो कहाँ का प्रसिद्ध था? बंगाल का प्रसिद्ध था। चीनी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध था? बंगाल का। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन सही होगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर सत्य नहीं वाला पूछा गया है। इस समय सर्वाधिक आयात, यानी सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा जो आयात है वो दास और घोड़ों का होता था। सही बात है, सल्तनत काल में सर्वाधिक आयात किस किस का होता था? दासों का और घोड़ों का। माहुआन, चीनी यात्री था एक, माहुआन चीनी यात्री है और चीनी यात्री का नाम क्या है? माहुआन। माहुआन ने बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख किया है। अभी हमने चर्चा भी की है कि रेशम के कीड़े कहाँ पाले जाते थे? बंगाल में। और एक चीनी यात्री है माहुआन, जिसने भी उल्लेख किया है कि बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाते थे। फिरोज शाह तुगलक के समय साबुन निर्माण का कार्य शुरू हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। फिरोज शाह तुगलक के समय साबुन निर्माण का कार्य शुरू हो गया। और बिहार में उत्तम किस्म के मूंगे पाए जाते थे। बिहार में नहीं, उत्तम किस्म के मूंगे गुजरात में पाए जाते थे। उत्तम किस्म के मूंगे कहाँ पाए जाते थे? गुजरात में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए, सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है? अब हम मुद्रा की बात कर रहे हैं। सल्तनत काल में जो मुद्रा व्यवस्था थी उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। प्रारंभिक तुर्क शासकों ने अपनी नई मुद्रा प्रणाली का प्रारंभ नहीं किया था, यानी प्रारंभिक जो तुर्क शासक थे उन्होंने कोई नई मुद्रा जारी नहीं की, बल्कि पूर्व में जो प्रचलित सिक्के थे उनका ही प्रचलन होता रहा। तो ये बात सही है, यानी प्रारंभिक शासकों के बारे में बातचीत की गई है कि प्रारंभिक तुर्क शासकों ने अपनी नई मुद्रा प्रणाली को प्रारंभ नहीं किया, यानी इन्होंने पूर्व प्रचलित सिक्के, जो पहले सिक्के प्रचलन में थे उन सिक्कों को ही जारी रखा। मोहम्मद गोरी के सोने का सिक्का 64 ग्रेन से 66.5 ग्रेन वजन का था। मोहम्मद गोरी के द्वारा जो सोने का सिक्का चलाया गया उसका वजन 64 ग्रेन से लेकर 66.5 ग्रेन वजन का था। ये बात भी सही है। सोने के सिक्के पर, यानी मोहम्मद गोरी ने सोने के सिक्के पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई, बहुत बड़ी बात है ये। और देवनागरी भाषा में मोहम्मद बिन शाम अंकित करवाया, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि महमूद गजनवी के सिक्के देहलीवाल कहलाते थे। महमूद गजनवी के सिक्के देहलीवाल कहलाते थे। देहलीवाल मोहम्मद गोरी के सिक्के कहलाते थे, गजनवी के नहीं, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? देहलीवाल सिक्का कहा जाता था। और सल्तनत काल के प्रारंभिक वर्षों में यही सिक्के मुख्य रूप से प्रचलित थे। कौन से सिक्के? देहलीवाल। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की मुद्रा प्रणाली से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इल्तुतमिश की बात चल रही है अब। इल्तुतमिश की मुद्रा प्रणाली से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। वह प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के समान है, ये बात भी सही है। प्रथम तुर्क सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, प्रथम सुल्तान जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के समान है। सिक्कों पर उसका नाम फारसी भाषा में अंकित है। सिक्कों पर उसका नाम फारसी भाषा में अंकित है। और उसने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर नाम के सिक्के चलाए। तो ये बात भी सही है, ये गलत है। फारसी में नहीं, कौन सी भाषा में उसका नाम अंकित है? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। एक तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इसने, और एक इसके जो सिक्के हैं वो पश्चिमी देशों में जो सिक्के चलते थे उनके समान हैं। सिक्कों पर उसका नाम फारसी में नहीं
अरबी भाषा में लिखा हुआ है और उसने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर के नाम से सिक्के चलाए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम सुल्तान जिसने सिक्कों पर टकसाल लिखने की परंपरा शुरू की। प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका उत्तर आएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सिक्कों पर टकसाल लिखने की परंपरा शुरू की थी। सिक्कों पर टकसाल लिखने की परंपरा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश से संबंधित, फिर इल्तुतमिश से संबंधित आ गया। कौन सा कथन सत्य नहीं है? चांदी के टंका को अपना मानक सिक्का स्वीकार किया। तो चांदी का जो टंका होता था उसका वज़न 175 ग्रेन होता था, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया चांदी का टंका कितने वज़न का होता था? 175 ग्रेन का। तो चांदी के टंका को अपना मानक सिक्का स्वीकार कर लिया। तांबे के जीतल का वज़न 22 ग्रेन से लेकर के 33.5 ग्रेन तक था। यानी इसने चांदी का तो टंका और तांबे का जीतल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया। चांदी के सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया। चांदी के सिक्कों पर इसके द्वारा देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया, तो ये बात गलत है। इसने चांदी के सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं किया था, जबकि देवनागरी लिपि का प्रयोग इसने मिश्रित और तांबे के सिक्कों पर किया था। ध्यान रखना है, एक तो मिश्रित और एक तांबे। मिश्रित और तांबा का जो सिक्का है उस पर देवनागरी लिपि का इसने प्रयोग किया है, चांदी के सिक्कों पर नहीं किया है। तो ये उत्तर तो हो जाएगा सी। हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। उसके सिक्के पर बिलाद हिंद टकसाल का नाम मिलता है। टकसाल का एक नाम मिलता है और नाम क्या मिलता है? बिलाद हिंद। यानी टकसाल पर सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद चांदी के टंके पर किसका नाम अंकित करवाया? चांदी के टंके पर किसका नाम अंकित करवाया? इसमें सही जवाब हो जाएगा रजिया। उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश के पश्चात किस सुल्तान का शासनकाल मुद्रा प्रणाली के विकास का महत्वपूर्ण काल था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इल्तुतमिश के पश्चात किस सुल्तान का शासनकाल मुद्रा प्रणाली के विकास का महत्वपूर्ण, यानी इल्तुतमिश के बाद कौन सा शासक था जिसके समय मुद्रा प्रणाली का सर्वाधिक विकास हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से भी जाना जाता है? मुद्रा शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा प्रणाली से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोहम्मद बिन तुगलक की जो मुद्रा प्रणाली है उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया। उसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया और इसका जो सोने का सिक्का होता था ये 169 ग्रेन का होता था। इसका सोने का सिक्का 169 ग्रेन का। उसने दोकानी नामक नया सिक्का चलाया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सल्तनत काल के किस शासक ने दोकानी नामक नया सिक्का चलाया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। चांदी का 140 ग्रेन का टका या अदली सिक्का चलाया। चांदी का जो टका था या अदली कहा जाता था, इसका वज़न कितना था? 140 ग्रेन। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो डी आ जाएगा। ये तीनों सही हैं। ये पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो उसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया, दोकानी नामक नया सिक्का चलाया और चांदी का 140 ग्रेन का टंका या अदली नामक सिक्का चलाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहलोल लोदी ने जीतल के स्थान पर, जीतल ये तांबे का सिक्का होता था, इसके स्थान पर बहलोली नामक सिक्का चलाया। तो ये भी कौन सी धातु का हो गया? तांबा।
बहलोल लोदी ने जीतल नामक जो सिक्का चलता था उसको बंद कर दिया, उसके स्थान पर बहलोली सिक्का चलाया। बहलोली सिक्का अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा, ये बात भी सही है। बहलोली जो सिक्का था ये अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक टकसाल स्थापित की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक टकसाल स्थापित की गई, यानी सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा जो टकसाल है वो किसके समय स्थापित होते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और सल्तनत कालीन शाही टकसाल लाहौर में स्थित थी, लाहौर में नहीं। सल्तनत कालीन शाही टकसाल कहाँ स्थित थी? दिल्ली में। तो बहलोल लोदी ने जीतल के स्थान पर बहलोली तांबा का सिक्का चला दिया। बहलोली सिक्का अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक टकसालें थी और सल्तनत काल में शाही टकसाल लाहौर में न होकर कहाँ थी? दिल्ली में। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन शिक्षा प्रणाली से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब शिक्षा प्रणाली का क्वेश्चन है, ये आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद नई वीडियो पे चर्चा करेंगे। शिक्षा प्रणाली का जो मुद्दा है, शिक्षा का मुख्य आधार धर्म होता था। सही बात है, सल्तनत काल में शिक्षा का मुख्य आधार क्या होता था? धर्म। प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब होते थे, मकतब तथा उच्च शिक्षा के लिए मदरसा स्थापित किए गए, ये बात भी सही है। यानी शिक्षा का मुख्य आधार धर्म होता था। सल्तनत काल में शिक्षा का आधार धर्म था। प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब और उच्च शिक्षा के लिए मदरसा। मोइनुद्दीन चिश्ती तथा निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, मोइनुद्दीन चिश्ती का खानका कहाँ है? अजमेर में। और निज़ामुद्दीन औलिया का खानका कहाँ है? दिल्ली में। तो मोइनुद्दीन चिश्ती और निज़ामुद्दीन औलिया का खानका भी इस्लामी शिक्षा के केंद्र थे, ये बात भी सही है। मदरसा के लिए राज्य द्वारा आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी, ये बात गलत है। यानी मदरसा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी, मदरसा के लिए तो आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन मकतब के लिए आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी। ध्यान रखना है, मदरसा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। तो मदरसा क्या था? उच्च शिक्षा का केंद्र, और मकतब क्या था? आपका प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, असत्य कथन को छांटना है। कौन सा कथन असत्य है? महमूद गजनवी ने गजनी में शिक्षा का एक महान केंद्र बना दिया था। महमूद गजनवी ने गजनी को शिक्षा का एक महान केंद्र बना दिया, सही बात है। महमूद गजनवी ने महान दार्शनिक उनसुरी को मदरसे का प्रधानाचार्य बनाया। यानी महमूद गजनवी ने गजनी को शिक्षा का केंद्र बना दिया और गजनी में ही एक मदरसा स्थापित करवा दिया। और इस मदरसे का प्रधानाचार्य किसको बना दिया? महान दार्शनिक था, ये ने अलग है, महान दार्शनिक उनसुरी, इसको प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया। 10वीं शताब्दी में लाहौर शिक्षा का महान केंद्र बन गया था। 10वीं शताब्दी में नहीं, लाहौर 12वीं शताब्दी में शिक्षा का महान केंद्र बना था। 10वीं शताब्दी में नहीं, 12वीं शताब्दी में। तो उत्तर सी हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें गलत या असत्य कथन पूछा गया है। और हसन निजामी के अनुसार, हसन निजामी की यदि हम बात करें, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? हसन निजामी ने ताज उल मासिर, हसन निजामी की पुस्तक का नाम क्या है? ताज उल मासिर। तो हसन निजामी के अनुसार मोहम्मद गौरी ने अजमेर में अनेक मदरसों की स्थापना की थी। अजमेर में अनेक मदरसों की स्थापना की। तो ऑप्शन हमारा सी गलत हो जाएगा, क्योंकि लाहौर शिक्षा का महान केंद्र 12वीं शताब्दी में बनता है, न कि 10वीं शताब्दी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।